विराज वैभव चंद्रवंशी और शाही टुकड़ी के साथ कलिंजर संस्थान लौट चुका था। वैभव और शाही टुकड़ी को गोली संस्थान में छोड़कर विराज संस्थान के पीछे के पर्वतों की ओर चला गया। वहां पर वो तेजी से बर्फ गुफा की ओर चला गया। बर्फ गुफा में मार्शियल संत योद्धा की नकारात्मक ऊर्जा फैली हुई थी। इस कारण से वो जगह विद्यार्थियों के लिए बेहद खतरनाक बन चुकी थी। वहां जाने पर सामान्य विद्यार्थी की मार्शियल क्षमता नकारात्मक रूप से प्रभावित हो सकती थी। इसी कारण से सभी विद्यार्थियों का बर्फ गुफा में जाना निषेध कर दिया गया था। केवल कुछ लोगों को ही बर्फ गुफा में जाने की इजाजत थी। विराज उन कुछ लोगों में से था जो बर्फ गुफा में जा सकता था। विराज ने ही मार्शियल संत योद्धा खूनी नदी को मारा था। इस कारण से उसकी शक्ति को खूनी नदी की नकारात्मक ऊर्जा दुष्प्रभावित नहीं कर सकती थी। बर्फ गुफा के बाहर संस्थान ने कुछ पहरेदार बैठा रखे थे ताकि संस्थान का कोई भी विद्यार्थी गलती से या जानबूझकर बर्फ गुफा के अंदर न चला जाए। विराज जैसे ही बर्फ गुफा के बाहर पहुंचा तो किसी भी पहरेदार ने उसे रोकने की कोशिश नहीं की। वो तेजी से बर्फ गुफा के अंदर आ गया। बर्फ गुफा के अंदर वो उसी जगह पर पहुंच गया जहां पर इनाया अक्सर एकांतवास किया करती थी और एकांतवास में रहकर साधना करती थी। वहां पहुंचकर वो पद्मासन लगाकर बैठ गया। उसने अपने चारों ओर एक रचनाकार परत को विकसित कर लिया जिससे वो बाहरी दुनिया से पूरी तरह से कट गया। ये सुनिश्चित कर लेने के बाद कि उसे कोई नहीं देख सकता था, उसने अपनी यूनिवर्स रिंग में से पाराशल और अजामिदा की दी गई यूनिवर्स रिंग को बाहर निकाल लिया। वो दोनों ही यूनिवर्स रिंग मिडिल ग्रेड यूनिवर्स रिंग थी। वो दोनों ही यूनिवर्स रिंग कीमती थी, लेकिन विराज के लिए कोई मायने नहीं रखती थी। विराज के लिए तो ये मायने रखता था कि उन यूनिवर्स रिंग के अंदर क्या था। विराज ने अजामिदा की यूनिवर्स रिंग के अंदर झांकने के बाद कहा, चंद्रवंशी परिवार सच में बहुत अमीर है। देखता हूं मुझे क्या क्या मिला है। चंद्रवंशी परिवार के मुखिया अजामिदा की दी गई रिंग में ज्यादा कुछ नहीं था। उस मिडिल ग्रेड रिंग के अंदर कुल 20 डब्बे रखे थे। 20 डब्बों में से 10 डब्बे मिडिल ग्रेड एनर्जी स्टोन के रखे थे। हर डब्बे में 10,000 मिडिल ग्रेड एनर्जी स्टोन रखे थे। यानी कुल मिलाकर 1 लाख मिडिल ग्रेड एनर्जी स्टोन रखे थे। ये देखकर विराज सोचने लगा, 1 लाख मिडिल ग्रेड एनर्जी स्टोन का मूल्य तो बहुत अधिक होता है। चंद्रवंशी परिवार ने काफी सारा धन मुझे दिया है। हालांकि विराज के पास एक हाई ग्रेड एनर्जी स्टोन बैग था जिससे उसे हर रोज हाई ग्रेड एनर्जी स्टोन मिलते थे, लेकिन उसे इन हाई ग्रेड एनर्जी स्टोन की जरूरत प्राचीन घर जीवन दर्शन में साधना करते समय जरूरत रहती थी। इसलिए विराज उन हाई ग्रेड एनर्जी स्टोन को इकट्ठा करता रहता था। 1 लाख मिडल ग्रेड एनर्जी स्टोन विराज के लिए काफी मूल्यवान थे। इनके बदले विराज बाहरी दुनिया में काफी कुछ हासिल कर सकता था। उन 10 डब्बों के अलावा बाकी के 10 डब्बे औषधियों, जड़ी बूटियों, कीमती रसायनों से भरे हुए थे। उनकी गुणवत्ता का स्तर काफी अधिक था। हर डब्बे में औषधियों, जड़ी बूटियों, रसायनों के साथ साथ एक एक गोली फॉर्मूला भी रखा था। ये देखकर विराज को आश्चर्य नहीं हुआ। चंद्रवंशी परिवार के गुप्तचरों का नेटवर्क काफी मजबूत था। ऐसे में ये पता करना कि विराज एक अच्छा अल्केमिस्ट है और उसके लिए ये औषधियां, जड़ी बूटियां और गोली फॉर्मूला किसी खजाने से कम नहीं होंगे, कोई बड़ी बात नहीं थी। विराज ने उन 10 डब्बों में रखे 10 गोली फॉर्मूलों को देखा और उसके चेहरे पर मुस्कुराहट खिल उठी। वो सभी 10 गोली फॉर्मूला उच्च गुणवत्ता की गोलियों को बनाने के फॉर्मूले थे जो कहीं न कहीं चंद्रवंशी परिवार की विरासत का हिस्सा थे। सभी चीजें देखकर विराज ने मुस्कुराते हुए खुद से ही कहा, चंद्रवंशी परिवार ने दिल खोलकर अपना खजाना मेरे ऊपर लुटाया है। चंद्रवंशी परिवार का सामान देखने के बाद विराज की नजर पाराशल की दी गई रिंग पर जाकर ठहर गई। पाराशल की दी गई रिंग में कुल 10 डब्बे थे।
5 डब्बे बड़े थे और 5 डब्बे छोटे आकार के थे। विराज ने उन 5 डब्बों को खोलकर देखा तो 5 डब्बों में औषधियां और जड़ी बूटियां रखी थी। उनकी गुणवत्ता भी काफी अच्छी थी, लेकिन चंद्रवंशी परिवार की दी गई औषधियों और जड़ी बूटियों की तुलना में कम थी। विराज को समझ आ रहा था कि पिछले 100 से अधिक सालों से पाराशल बिल्कुल अकेले थे। ऐसे में दुर्लभ औषधियों को ढूंढने का उन्हें अवकाश ही कहाँ मिला था। 100 सालों से अधिक समय के बाद भी उन्होंने इतनी सारी औषधियां और जड़ी बूटियां बचाकर रखी थी, यही कमाल की बात थी। बचे 5 बक्सों में हाई ग्रेड एनर्जी स्टोन रखे थे। विराज ने मोटामाटी हिसाब लगाया कि हर डिब्बे में 1000 हाई ग्रेड एनर्जी स्टोन थे, तो इस हिसाब से 5 डिब्बों में 5000 हाई ग्रेड एनर्जी स्टोन थे। उन 10 डब्बों के अलावा विराज ने देखा कि यूनिवर्स रिंग के एक कोने में एक प्राचीन पुस्तक रखी थी। उस पुस्तक पर लिखा था रचनाकार तंत्र। उस प्राचीन पुस्तक को देखते ही विराज ने कहा, ये पुस्तक तो पाराशल के जीवन भर के रचनाकार आत्मा के अनुभवों का संग्रह है। किसी भी रचनाकार मास्टर के लिए तो ये पुस्तक एक अमूल्य खजाना है। पाराशल एक संत स्तर के योद्धा है, जिसका मतलब ये हुआ कि ये पुस्तक संत स्तर योद्धा के रचनाकार तकनीक के अनुभवों का संजोया हुआ कोना है, जिसकी झलक से रचनाकार मास्टर को ज्ञान के प्रकाश का आलोक मिल सकता है। इस पुस्तक की मदद से कोई भी नया रचनाकार मास्टर रचनाकार तकनीक में आमूलचूल परिवर्तन कर सकता है। ज्येष्ठ पाराशल, आप तो कमाल है, आपकी जितनी तारीफ करूं उतनी कम है। विराज ने उस पुस्तक को वापस यूनिवर्स रिंग में रख दिया। विराज के लिए भी वो पुस्तक काफी मूल्यवान थी, लेकिन उसे अनुभव से ज्यादा रचनाकार पैटर्न और व्यवस्था की जरूरत थी। विराज की रचनाकार संसार गढ़ने की काबिलियत उसकी एनर्जी की धारा से जुड़ी थी। जितनी शक्तिशाली एनर्जी की धारा को वो विकसित करता, उतने ही ज्यादा शक्तिशाली रचनाकार संसार को वो विकसित कर सकता था। इस तरह विराज साधारण रचनाकार मास्टर से अलग था, क्योंकि साधारण रचनाकार मास्टर रचनाकार संसार को समझने में ज्यादा समय लगा देता था। विराज को रचनाकार संसार को समझने की जरूरत नहीं थी, वो सीधे सभी रचनाकार संसार बनाने के पैटर्न को आत्मसात कर लेता था। इसी वजह से पाराशल की पुस्तक उसके किसी खास काम की नहीं थी। इससे विराज को समझ आ रहा था कि ये रचनाकार तंत्र पुस्तक पाराशल ने वैभव के लिए रख छोड़ी थी। ये समझने के बाद विराज ने सिस्टम से स्क्रीन को सामने लाने को कहा। विराज के ऐसा कहते ही एक पारदर्शी रोशनी से भरी टच स्क्रीन उसकी आंखों के सामने आ गई। उस स्क्रीन पर विराज की सभी मार्शियल तकनीक, स्किल, मूवमेंट तकनीक के बारे में बताया गया था। सभी चीजें अलग अलग कॉलम में दी गई थी। मौलिक एनर्जी वाले कॉलम में 51 मौलिक एनर्जी पॉइंट इकट्ठा हो चुके थे। हालांकि मार्शियल पूर्वज योद्धा बनने के लिए विराज को 100 मौलिक एनर्जी पॉइंट की जरूरत थी। उसके पास लॉटरी खेलने के 6 मौके बचे थे। साथ ही एक रहस्यमयी इनाम भी उसे सिस्टम की तरफ से मिला था। इसके बाद विराज का ध्यान स्क्रीन पर दिख रहे असाइनमेंट पर चला गया। स्क्रीन पर 2 असाइनमेंट दिखाई दे रहे थे। पहला असाइनमेंट एक स्पेशल असाइनमेंट था। असाइनमेंट का नाम था चंद्रगुप्त रैंकिंग। चंद्रगुप्त रैंकिंग में बस कुछ ही महीने बचे थे। इस असाइनमेंट में विराज को चंद्रगुप्त रैंकिंग में ज्यादा से ज्यादा ऊंची रैंकिंग लानी थी। दूसरा असाइनमेंट एक चैन असाइनमेंट था, जिसका नाम था पुराने स्खमत। इस असाइनमेंट में विराज को चंद्रगुप्त रैंकिंग के मुकाबलों में वसु परिवार के सभी योद्धाओं को हराना था। वसु परिवार के हर 5 योद्धा को हराने पर एक मौलिक पॉइंट और लक्की ड्रा खेलने के 3 अवसर मिलने थे। स्क्रीन पर सभी चीजों को पढ़ने के बाद विराज ने कहा, सिस्टम, मुझे रहस्यमयी इनाम चाहिए। चंद्रवंशी परिवार के विद्रोहियों को समाप्त करने के बाद विराज को सिस्टम की तरफ से इनाम से एक रहस्यमयी वस्तु मिली थी। विराज वही रहस्यमयी वस्तु लेना चाहता था।
विराज के कहते ही उसके आंखों के सामने धुंधले प्रकाश से चमकती गेंद प्रकट हो गई। उस गेंद से निकल रहे धुंधले प्रकाश की वजह से इस बात का पता लगाना मुमकिन नहीं था कि उस गेंद के अंदर क्या था। ये देखकर विराज समझ गया। उसने अपना हाथ हवा में उठाया और उस गेंद को पकड़कर खींच लिया और फिर मसल दिया। ऐसा कहते ही उसके हाथों में लाल रंग का लॉकेट आ गया। उसी समय सिस्टम की आवाज उसके दिमाग में गूंज उठी। डिंग! कॉन्ग्रेचुलेशंस विराज, आपने अग्निदेवी का अधूरा खूनी लॉकेट जीता है। बहुत बहुत मुबारक। सिस्टम की आवाज सुनकर विराज अवाक रह गया। उसने उस लाल रंग से चमकते लॉकेट को ध्यान से देखा। उसे देखते ही उसकी आंखें भी खुशी से चमक उठी। उस लॉकेट से खूनी लाल रंग की ज्वाला निकल रही थी। उस ज्वाला की शक्ति को महसूस कर विराज को समझ आ रहा था कि उस ज्वाला की शक्ति किसी भी लिहाज में 9 अधूरे संसार ज्वाला से कम नहीं थी। अग्निदेवी के खूनी लॉकेट को देखकर विराज सोचने लगा, मतलब इस लॉकेट के अंदर से जो खूनी ज्वाला निकल रही है, उस खूनी ज्वाला का खून अग्निदेवी प्रजाति का है। केपलर यूनिवर्स में कई तरह की स्वर्गीय ज्वालाएं मौजूद थी, जिनकी तुलना 9 अधूरे संसार ज्वाला से की जा सकती थी। उन सभी स्वर्गीय ज्वालाओं में जो स्वर्गीय ज्वाला सबसे ज्यादा प्रसिद्ध थी वो थी अग्निदेवी प्रजाति की निर्वाण ज्वाला। विराज उस अग्निदेवी खूनी लॉकेट को बारीक निगाहों से देखे जा रहा था। उसी समय उस लॉकेट पर कुछ लाइनें प्रकट हुई। अग्निदेवी खूनी लॉकेट अग्निदेवी प्रजाति के ही एक पूर्वज की खून की बूंद से बना। ये ज्वाला अग्निदेवी प्रजाति की निर्वाण ज्वाला थी। वर्तमान में ये अग्निदेवी खूनी लॉकेट का चौथा हिस्सा ही है। यानी इस लॉकेट के 3 और हिस्से हैं, जिन्हें मिलाने पर ही ये लॉकेट पूरा होगा। पूरा होने पर आपके पास अग्निदेवी वैधी का खूनी लॉकेट होगा। उन पंक्तियों को पढ़कर विराज की आंखें खुली की खुली रह गई और उसने चौंकते हुए कहा, यानी अग्निदेवी वैधी, मतलब ये लॉकेट अग्निदेवी वैधी का लॉकेट है। ये समझकर तो विराज की खुशी का कोई ठिकाना ही नहीं था। इससे पहले विराज के पास अग्निदेवी वैधी का महान ट्रायल का मैदान था। महान ट्रायल के मैदान से विराज को काफी मदद मिली थी। महान ट्रायल मैदान की वजह से ही विराज प्राचीन स्वर्गीय भूमि को बचा सका था। उसे पाराशल जैसे महान योद्धा का साथ मिला था। महान ट्रायल मैदान की वजह से विराज को अग्निदेवी के बारे में काफी कुछ जानकारी थी। अग्निदेवी वैधी केपलर यूनिवर्स की एक महान योद्धा थी। विराज के हिसाब से अभी तक अग्निदेवी वैधी एक संत स्तर का योद्धा बन चुकी होगी और ये भी संभावना थी कि वो संत अधिपति योद्धा बन चुकी होगी। 300 साल बहुत लंबा समय था। इन 300 सालों में अग्निदेवी वैधी मार्शियल मोनार्क स्तर से संत स्तर का योद्धा बनना कोई बड़ी बात नहीं थी। विराज ने कभी नहीं सोचा था कि उसे अग्नि देवी की इतनी महान विरासत हासिल हो सकेगी। उस अग्निदेवी के अधूरे खूनी लॉकेट को अपनी उंगलियों में घुमाते हुए विराज सोचने लगा, जब मैं इसके बचे हुए तीनों हिस्सों को भी हासिल कर लूंगा तो इससे क्या होगा। अग्निदेवी वैधी की तुलना तलवार पूर्वज से आराम से की जा सकती थी। ऐसे में अग्निदेवी प्रजाति के किसी पूर्वज की खून की एक बूंद में कमाल की शक्तियां छिपी थी। विराज को रहस्यमय वस्तु में अग्निदेवी का खूनी लॉकेट मिला था, जिसमें चमत्कारी शक्तियां थी। उसके पास अभी लॉटरी खेलने के 6 मौके बचे थे, तो क्या विराज लॉटरी खेलने वाला था? अगर ऐसा था तो विराज को लॉटरी में क्या क्या हासिल होने वाला था? विराज को चंद्रवंशी परिवार के विद्रोहियों को समाप्त करने पर सिस्टम की ओर से एक रहस्यमयी वस्तु इनाम में मिली थी। कलिंजर संस्थान लौटने के बाद विराज सीधे बर्फ गुफा चला गया और वहां जाकर उसने सिस्टम से उस रहस्यमयी वस्तु को हासिल किया। वो रहस्यमयी वस्तु थी अग्निदेवी खूनी लॉकेट। अग्निदेवी खूनी लॉकेट अग्निदेवी प्रजाति की अग्निदेवी वैधी की खून की बूंद से बना था। उसमें अग्निदेवी प्रजाति की निर्वाण ज्वाला का अंश था,
जिसकी शक्ति 9 अधूरे संसार ज्वाला की तरह महान थी। विराज को जो लॉकेट मिला था वो असल लॉकेट का 1/4 हिस्सा था। ऐसे में वो सोचने लगा कि जब तीनों हिस्सों को जोड़कर इस लॉकेट को पूरा कर लेगा तो उसकी शक्ति का स्तर क्या होगा। ऐसा सोचते ही विराज को अपने ऊपर हंसी आ गई। उसने हल्की आवाज में कहा, खैर, इस बारे में सोचना तो अभी बहुत जल्दबाजी होगी। मैं तो अभी 9th ग्रेड मार्शियल आत्मा योद्धा ही हूँ। मार्शियल पूर्वज योद्धा तक भी नहीं हूँ। इतनी कम शक्ति के साथ लॉकेट के तीनों हिस्सों को ढूंढने के बारे में सोचना दिन में सपने देखने जैसा है। वैसे भी ये अग्निदेवी वैद्ही का खूनी लॉकेट है, तो इस बात की भी पर्याप्त संभावना है कि इस लॉकेट का एक या अधिक हिस्सा अग्निदेवी के ही पास हो। विराज को समझ आ रहा था कि इस लॉकेट के बचे हुए तीनों हिस्सों को ढूंढ पाना और उन्हें हासिल करना उसके लिए लगभग नामुमकिन जैसा ही होने वाला था, क्योंकि ऐसा करने के लिए शायद उसे खुद अग्निदेवी वैद्ही से युद्ध लड़ना पड़ता, जो लड़ना उसके बलबूते की बात तो कदापि नहीं थी। ये सब सोचते हुए विराज ने अग्निदेवी वैद्ही के खूनी लॉकेट को अपनी यूनिवर्स रिंग में रख दिया। इसके बाद वो स्क्रीन को देखने लगा जहां पर उसके पास लक्की ड्रा खेलने के 6 मौके बचे थे। कुछ देर सोचने के बाद उसने सिस्टम से कहा, सिस्टम, मुझे लक्की ड्रा खेलना है। विराज अब ये जानने को बेचैन था कि उसे इन 6 लक्की ड्रा में क्या क्या चीजें मिलने वाली थीं। चंद्रगुप्त रैंकिंग में ज्यादा समय नहीं बचा था। जितना उसे समझ आ रहा था, इस बार चंद्रगुप्त रैंकिंग के मुकाबलों में मार्शियल सम्राट स्तर तक के योद्धा हिस्सा लेने वाले थे, इसलिए उसे जल्द से जल्द अपनी शक्ति और स्किल को बढ़ाना था। इसलिए उसे इन 6 लक्की ड्रा से काफी उम्मीदें थीं। अपनी बात कहते ही विराज की आंखों के सामने सब धुंधला धुंधला होने लगा। जब उसे होश आया तो वो तारों से भरे आसमान में था और उसके सामने 6 विशालकाय लकड़ी की गोल गोल घूमने वाली चक्री रखी थी। जिस समय विराज तारों से भरे आसमान में बैठकर लक्की ड्रा खेल रहा था, उसी समय कलिंजर संस्थान से बहुत दूर लैप्टस सागर की गहराइयों में तेज हलचल होने लगी। लैप्टस सागर की गहराइयों में हो रही उन हलचलों से एक बहुत ही सुंदर आकृति लैप्टस सागर के बाहर एक विशाल द्वीप पर प्रकट हुई। उस सुंदर आकृति की सम्मोहन शक्ति इतनी प्रबल थी कि एक बार जो उसे देख ले तो जीवन भर उस आकृति की छवि को भूल न सकें। सुंदरता के हर प्रतिमान को धता बता देने वाली उस सुंदर आकृति के गले में एक टूटा हुआ लॉकेट बंधा था। उस टूटे हुए लॉकेट में अजीब सी हलचल हो रही थी और वो सुंदर आकृति उस टूटे हुए लॉकेट को बार बार अपने हाथों से छूकर देख रही थी और कुछ समझने की कोशिश कर रही थी। कुछ ही देर में वो सुंदर आकृति तेजी से कलिंजर एम्पायर की राजधानी की ओर चल पड़ी। इस बात से बेखबर विराज लॉटरी खेलने में व्यस्त था। उसकी आंखों के सामने लॉटरी खेलने के 6 लकड़ी के चरखे रखे थे। विराज ने उन 6 चरखों को देखकर कहा, लॉटरी शुरू करें। ऐसा होते ही सभी चरखे तेज रफ्तार में गोल गोल घूमने लगे। कुछ ही देर में उसने कहा, रुको। उसके ऐसा कहते ही लकड़ी के सभी 6 चरखे धीरे धीरे करके रुक गए। उसी समय सिस्टम की आवाजें उसके दिमाग में गूंज उठी। डिंग! कॉन्ग्रेचुलेशंस विराज, आपने मौलिक ऊर्जा के 20 पॉइंट लॉटरी में जीते हैं। डिंग! कॉन्ग्रेचुलेशंस विराज, आपने लॉटरी में रूपांतरण द्रव्य पृथ्वी ग्रेड जीता है। केवल एक बार उपयोग में लाया जा सकने वाला। डिंग! कॉन्ग्रेचुलेशंस विराज, आपने लॉटरी में विशेष संरचना सुधार द्रव्य जीता है। इसका उपयोग एक ही बार किया जा सकता है। डिंग! कॉन्ग्रेचुलेशंस विराज, आपने लॉटरी में प्राचीन जीवन दर्शन चाय की पत्ती जीती है। इसका उपयोग एक ही बार किया जा सकता है। डिंग! कॉन्ग्रेचुलेशंस विराज, आपने लॉटरी में 18 पॉइंट सार तत्व एनर्जी के जीते हैं। डिंग!
कॉन्ग्रेचुलेशंस विराज, आपने लॉटरी में स्वर्गीय शक्ति की भरपाई गोली और गोली फॉर्मूला जीता है। एक के बाद एक सिस्टम की आवाज विराज के दिमाग में आती चली गई। एनर्जी की धारा के 38 पॉइंट को छोड़कर बाकी 4 चीजों के विराज को कई लाभ मिलने वाले थे। रूपांतरण द्रव्य की शक्ति को विराज अच्छे से समझता था। उसने एक बार इस तरह की गोली का सेवन किया था जिसके बहुत ही शानदार प्रभाव उसके शरीर पर पड़े थे। हालांकि इस बार उसे लग रहा था कि इस हाईग्रेड सुधार द्रव्य का ज्यादा लाभ उसे नहीं मिल सकता था। उसकी जन्मजात प्रतिभा पहले ही श्रेष्ठ ग्रेड तक पहुंच चुकी थी। इस वजह से इस द्रव्य का ज्यादा प्रभाव उस पर नहीं होने वाला था। रूपांतरण द्रव्य से हटकर विराज की नजर प्राचीन जीवन दर्शन चाय की पत्ती पर चली गई। उसके पास पहले भी प्राचीन जीवन दर्शन चाय थी जिसको पीने से उसे जीवन दर्शन पाने में काफी लाभ मिले थे। इस वजह से उसे मालूम था कि इस प्राचीन जीवन दर्शन चायपत्ती का प्रभाव जबरदस्त था। प्राचीन जीवन दर्शन चायपत्ती को पाकर वो खुश था। इसके बाद उसका ध्यान विशेष संरचना सुधार द्रव्य पर चला गया। विराज को पहले भी विशेष संरचना सुधार द्रव्य लॉटरी में मिल चुका था। उस विशेष संरचना सुधार द्रव्य का उपभोग करके इनाया की शारीरिक संरचना में बहुत सुधार आया था और वो पूर्ण बर्फ शरीर हासिल कर सकी थी। अब उसे फिर से विशेष संरचना सुधार द्रव्य मिला था तो इस द्रव्य की मदद से इनाया फिर से अपने शरीर को बेहतर बना सकती थी। उसने उस विशेष संरचना सुधार द्रव्य को अपनी यूनिवर्स रिंग में रख लिया। इसके बाद जो चीज आखिरी में बची थी वो थी स्वर्गीय शक्ति की भरपाई गोली और गोली फॉर्मूला। विराज स्वर्गीय शक्ति की भरपाई गोली से अनजान नहीं था। उसने इस गोली का नाम 9th ग्रेड अल्केमिस्ट के प्राचीन ग्रंथ में पढ़ा था, जिससे उसे पता था कि स्वर्गीय शक्ति की भरपाई गोली एक 7th ग्रेड गोली थी। हालांकि इसका प्रभाव एक 9th ग्रेड गोली के बराबर होता था। स्वर्गीय शक्ति की भरपाई गोली शरीर में कुछ ऐसी आधारभूत कमजोरियों को ठीक कर देती थी जिन्हें ठीक कर पाना बेहद मुश्किल काम होता था। इससे स्वर्ग स्तर की शक्ति का सामना करने में मदद मिलती थी। एक तरह से स्वर्ग की शक्तियों का उपयोग करके अपने अंदर की आधारभूत कमियों को दूर करने का काम ये गोली करती थी। विराज ने एक लंबी गहरी सांस ली और स्वर्गीय शक्ति की भरपाई गोली और गोली फॉर्मूला को अपनी यूनिवर्स रिंग में रख लिया। ऐसे गोलियों को बनाना बहुत ही जटिल और दुष्कर कार्य था। भले ही विराज के पास हथेली की छाप ऊर्जा तकनीक थी, फिर भी ऐसी गोलियां बनाने के लिए एक अलग ही स्तर की महारत की जरूरत थी। विराज ने मुस्कुराते हुए कहा, इस बार भी मैंने काफी कुछ हासिल किया है। ऐसा कहकर विराज अपनी जगह से उठ खड़ा हुआ और बर्फ गुफा से बाहर निकल आया। उसने लॉटरी में काफी अच्छी चीजें जीती थी। विराज खुशी खुशी बर्फ गुफा से बाहर आ गया। लेकिन जैसे ही विराज बर्फ गुफा से बाहर आया उसे अपनी यूनिवर्स रिंग के अंदर बहुत तेज हलचल महसूस होने लगी। ये महसूस कर वो घबरा गया और उसका दिल जोरों से धड़कने लगा। उसने तुरंत सम्राट समर सिंह की तलवार को बाहर निकाल लिया। उसके दिल में मौजूद तलवार मणि जोरों से हिचकोले खाने लगी और किसी बड़े खतरे के लिए तैयार होने लगी। किसी शक्तिशाली भयानक खतरे को भांपकर विराज के शरीर से वहशी कातिलाना तलवार धार निकलने लगी। दहकता आकाश ज्वाला ने बाहर निकलकर विराज के चारों ओर एक सुरक्षा कवच बनाना शुरू कर दिया। इतना सब करना भी विराज को काफी नहीं लग रहा था। जिस शक्ति को वो महसूस कर रहा था उसकी शक्ति को समझ पाना तक भी उसके लिए संभव नहीं हो पा रहा था। ये महसूस कर वो अंदर तक डर गया। उसने तुरंत अपने दिल पर छपी राजमल प्रथम की छाप को जगाना शुरू कर दिया। उसके चारों ओर उस बाहरी शक्ति का दबाव बढ़ता जा रहा था और धीरे धीरे उसे समझ आ रहा था कि ये बाहरी शक्ति कम से कम संत अधिपति या उससे भी बड़े स्तर की शक्ति थी।
उस शक्ति के वहां होने से ही चारों ओर का माहौल तेजी से बदलने लगा था। चारों ओर तेज गर्म हवाएं चलने लगी थी और उन हवाओं में शरीर को अंदर तक जला देने की शक्ति मौजूद थी। ये महसूस कर विराज अंदर तक घबरा गया और उसने तुरंत चीखता दानव ड्रैगन यानी चारकोल से मदद मांगते हुए कहा, चारकोल, कहाँ हो? मदद चाहिए। तारों की छाव का नौवा नियंत्रक बनने के बाद से ही विराज कहीं भी किसी भी समय चारकोल से संबंध स्थापित कर सकता था। हालांकि विराज चारकोल का उस्ताद नहीं था और न ही उसका चारकोल के साथ कोई आत्मा का संबंध बना था, इसलिए वो चारकोल को किसी भी तरह का हुक्म देने की स्थिति में नहीं था जैसे वो गोल्डन पंख को दे सकता था। विराज की मदद की पुकार सुनकर चारकोल ने तुरंत जवाब दिया, अच्छा ठीक है, लेकिन इसके लिए 100 टॉप ग्रेड एनर्जी स्टोन लगेंगे। क्या तुम्हें मंजूर है? चारकोल को अच्छे से मालूम था कि विराज के पास टॉप ग्रेड एनर्जी स्टोन थे, इसलिए उसने विराज के सामने ये शर्त रखी थी। उस खौफनाक परिस्थिति में विराज टॉप ग्रेड एनर्जी स्टोन के बारे में सोचने की स्थिति में नहीं था। उसे किसी भी हाल में उस परिस्थिति से अपने आप को सुरक्षित बाहर निकालना था, इसलिए उसने चारकोल से कहा, मंजूर है। उसके पास टॉप ग्रेड एनर्जी स्टोन का एक बैग था जिससे उसे हर रोज टॉप ग्रेड एनर्जी स्टोन मिलते थे। वो लंबे समय से टॉप ग्रेड एनर्जी स्टोन को इकट्ठा कर रहा था, इसलिए वो उन्हें चारकोल को दे सकता था। इसका नतीजा सिर्फ इतना होता कि वो कुछ समय तक प्राचीन घर जीवन दर्शन का उपयोग नहीं कर पाता, जो अपने आप में कोई बड़ी बात नहीं थी। वैसे भी उसे सिस्टम से एक जीवन दर्शन पाने का मौका पहले ही मिल चुका था। साथ ही एक संत अधिपति योद्धा चारकोल की मदद लेने के लिए टॉप ग्रेड एनर्जी स्टोन देना कोई घाटे का सौदा नहीं था। ये सुनकर चारकोल ने कहा, बहुत अच्छे। जैसे कि मैं अपने वादे का पक्का हूँ, मैं तुम्हारी मदद के लिए आ रहा हूँ। उसी समय एक काले रंग का बवंडर वहां पर प्रकट हो गया और चीखता दानव ड्रैगन यानी चारकोल उस बवंडर के अंदर से बाहर निकलकर आ गया। चारकोल को सामने देखकर विराज ने कुछ नहीं कहा। वो सामने मौजूद पर्वतों की ओर देखने लगा और फिर उसने कहा, ज्येष्ठ, आप अभी तक दिखाई क्यों नहीं दिए? क्या आप चाहते हैं कि मैं बाहर आने के लिए आपसे आग्रह करूं? उसके ऐसा कहते ही सम्राट समर सिंह की अधूरी तलवार कांपने लगी। इससे विराज को समझ आ रहा था कि उस परम शक्ति का हमला उस पर किसी भी वक्त हो सकता था। विराज ने सपने में भी नहीं सोचा था कि कलिंजर संस्थान के बर्फ गुफा के बाहर ऐसे विराट शक्ति से उसका सामना होगा। उसका दिल जोरों से धड़क रहा था, घबराहट से उसका पूरा शरीर कांप रहा था। आखिर कौन था जिसने विराज को इतनी बुरी तरह से डरा दिया था? उस शक्ति से विराज इस कदर घबरा गया था कि उसने अपने सार तुरंप के पत्ते उस शक्ति का सामना करने के लिए खोल दिए थे। क्या विराज उस परम तुरंप के पत्ते उस शक्ति का सामना करने के लिए खोल दिए थे? क्या विराज उस परम शक्ति से अपनी रक्षा कर पाएगा? विराज को सिस्टम से अग्निदेवी खूनी लॉकेट मिला था। इसके साथ ही कई और चीजें भी लक्की ड्रा में मिली थी। सभी चीजों को पाकर विराज बहुत खुश था और बर्फ गुफा से बाहर आ चुका था। लेकिन बर्फ गुफा से बाहर आते ही उसकी यूनिवर्स रिंग में तेज हलचल होने लगी। उसके चारों ओर के माहौल में तेजी से बदलाव होने लगा। ये देखकर विराज समझ गया कि एक बहुत बड़ी शक्ति उसके आसपास मौजूद थी जो उस पर किसी भी समय हमला कर सकती थी। उस शक्ति की असीमित ताकत महसूस कर विराज अंदर तक घबरा गया था। उसने अपने सभी तुरंप के पत्तों को एक साथ खोल लिया था। विराज के जीवन में ये पहली घटना थी जिसमें उसने अपनी सभी शक्तियों को एक साथ जगा लिया था। उसके चारों ओर का तापमान तेजी से बढ़ता जा रहा था, जिससे बचाने के लिए उसके चारों ओर दहकता आकाश ज्वाला ने एक सुरक्षा कवच पैदा कर दिया था। विराज ने अपने अंदर मौजूद तलवार मणि राजमल प्रथम की छाप को सक्रिय कर दिया था। साथ ही चारकोल को भी अपनी मदद के लिए बुला लिया था।
वो पैनी निगाहों से चारों ओर देखने लगा और ये समझने की कोशिश करने लगा कि आखिरकार ये कौन सी शक्ति हो सकती थी जिसका इतना शक्तिशाली दबाव वो अपने ऊपर महसूस कर रहा था, जिससे उसके रोंगटे खड़े हो रहे थे। वो मन में सोचने लगा, अग्निदेवी वैधी के खूनी लॉकेट में इतनी तेज हलचल होना और आसपास के माहौल में इस कदर किसी बड़ी शक्ति का होना, इन दोनों में जरूर कोई संबंध है। ये हो सकता है कि आसपास कोई ऐसी शक्ति हो जिसके पास इस खूनी लॉकेट के दूसरे हिस्से हो और वो ये हिस्सा मुझसे लेने आया हो, या फिर ये भी हो सकता है कि यहाँ आसपास अग्निदेवी प्रजाति का कोई सदस्य हो। खैर, जो भी है वो बहुत शक्तिशाली है और मेरे लिए प्राणघातक साबित हो सकता है। विराज को अच्छे से मालूम था कि अग्निदेवी खूनी लॉकेट एक बहुत ही शक्तिशाली यंत्र की तरह था, इसलिए इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आसपास अग्निदेवी प्रजाति से कोई था या फिर किसी अन्य प्रजाति से। उन्हें जैसे ही मालूम हुआ कि अग्निदेवी खूनी लॉकेट विराज के पास था, तो वो चुप बैठकर तमाशा नहीं देख सकते थे। वो उस खूनी लॉकेट को विराज से छीनने की कोशिश जरूर करते। यही वजह थी कि विराज किसी भी तरह के हमले के लिए खुद को तैयार कर रहा था। उसे अच्छे से मालूम था कि तलवार पूर्वज की तलवार मणि, राजमल प्रथम की छाप और मार्शियल संत अधिपति योद्धा चारकोल के रहते वो संत अधिपति स्तर तक के योद्धा के हमलों को झेल सकता था। उसी समय बर्फ गुफा के ऊपर आसमान में दैवीय आवाज चारों ओर गूंज गई, तलवार पूर्वज के वंशज, तुम्हें नुकसान पहुंचाने की मेरी कोई मंशा नहीं है। इसके ठीक बाद एक बेहद सुंदर आकृति विराज के सामने प्रकट हो गई। विराज ने देखा कि परियों की लाल रंग की ड्रेस पहने एक बेहद सुंदर लड़की उसके सामने मौजूद थी। उसके कपड़ों से लाल रंग की ज्वाला निकल रही थी। देखने में वो किसी परम सुंदरी से कम नहीं लग रही थी। उसके शरीर का तेज उसे दैवीय शक्ति से ओतप्रोत बना रहा था। उसके माथे पर अग्निदेवी का निशान बना था। उस सौंदर्य के असीम रूप को देखकर कोई भी अपने दोनों हाथ जोड़कर खड़ा हो जाता। वो रूप इतना दिव्य था। उस रूप का साक्षात्कार करके विराज स्तब्ध हो गया। उसने इस तरह की शक्ति को आज से पहले कभी नहीं देखा था। उस परम सुंदरी को देखकर विराज ने कहा, अग्निदेवी रानी वैधी, क्या सच में आप ही अग्निदेवी वैधी है? विराज को यकीन नहीं हो रहा था कि वो उस अग्निदेवी वैधी के सामने खड़ा था, जिसकी ताकत का सिक्का पूरे कैप्लर यूनिवर्स में पिछले 100 सालों से चल रहा था। कैप्लर यूनिवर्स में अग्निदेवी वैधी की प्रसिद्धि एक अलग ही स्तर पर थी। विराज महसूस कर रहा था कि अग्निदेवी वैधी के शरीर से निकलने वाली आभा श्रेष्ठ संत अधिपति स्तर के योद्धा की थी, जो कभी भी संत अधिपति स्तर को पार करके आगे के स्तरों की ओर बढ़ जाती। अपने सामने खुद अग्निदेवी वैधी को खड़ा पाकर विराज की उत्तेजना का स्तर सारी हदें पार करता जाने लगा। किसी तरह उसने अपने आप को शांत किया। अग्निदेवी वैधी ने विराज की ओर मुस्कुराकर देखा और शांति से कहा, मैंने उम्मीद नहीं की थी कि इतना लंबा समय बीत जाने के बाद भी किसी को मेरा नाम याद होगा। मुझे लैप्टस सागर में समाये 300 साल हो चुके हैं। ऐसा कहते हुए अग्निदेवी वैधी ने विराज को गहरी नजरों से देखा और उन्हें कुछ समझ आया। उन्होंने विराज से कहा, अच्छा तो ये बात है। मेरी एक बहुत ही खास चीज जिसे मैंने लैप्टस सागर की गहराइयों में जाते समय वही किसी गुप्त जगह पर छोड़ गई थी, वो तुम्हारे पास है। वैसे उस पेंटिंग को मैंने ही बनाया था। बड़े कमाल की पेंटिंग थी वो, देखने वाले को अपनी तरफ खींच लेती थी। मुझे उम्मीद नहीं थी कि मेरी वो शानदार पेंटिंग भी तुम्हारे पास ही मिलेगी। विराज को साफ समझ आ रहा था कि अग्निदेवी क्या कहना चाह रही थी। वो महान ट्रायल मैदान के बारे में बात कर रही थी, जिसका मार्ग अग्निदेवी वैधी की पेंटिंग से होकर जाता था। आज से करीब 100 साल पहले पाराशल को वो महान ट्रायल मैदान लैप्टस सागर की सतह पर मिला था और वो उसे लेकर काल्पी सिटी के नज़दीक उस गुफा में ले आए थे,
जहां पर विराज की मुलाकात पाराशल से हुई थी और पाराशल से उसे महान ट्रायल मैदान के बारे में पता चला था। विराज समझ चुका था कि जिस शक्ति से उसके प्राण पखेरु उड़ने को तैयार हो गए थे, वो शक्ति कोई और नहीं अग्निदेवी वैधी थी, जो विराज को देखकर मुस्कुरा रही थी, जिसका सीधा सा मतलब था कि अग्निदेवी वैधी विराज पर हमला करने के बारे में नहीं सोच रही थी। इस कारण से विराज की घबराहट थोड़ी कम हुई थी। उसने अग्निदेवी वैधी को देखते हुए पूछा, अग्निदेवी वैधी अचानक से यहाँ पर प्रकट हुई है, यहाँ आने का कोई तो खास प्रयोजन होगा। अग्निदेवी वैधी श्रेष्ठ संत अधिपति स्तर की योद्धा थी, जिनके पास न जाने कितने खजाने छिपे हो सकते थे, लेकिन विराज के पास भी तलवार पूर्वज, राजमल्ल प्रथम और चारकोल जैसे योद्धा थे, जो सभी संत स्तर के योद्धा थे। ऐसे में विराज इस बात से निश्चित था कि भले ही वो अग्निदेवी वैधी का मुकाबला करने की स्थिति में नहीं था, लेकिन इतनी शक्तियों के संरक्षण में वो यहाँ से सकुशल तो बचकर निकल ही सकता था। इसके साथ ही विराज को अग्निदेवी वैधी के अचानक से यहाँ आने का कारण समझ आ रहा था। उसे कुछ ही देर पहले सिस्टम से अग्निदेवी वैधी के खूनी लॉकेट का टूटा हुआ हिस्सा मिला था, जिसका साफ मतलब था कि अग्निदेवी वैधी अपनी वही हिस्सा लेने यहाँ आई थी। विराज की बात सुनकर अग्निदेवी वैधी ने विराज की ओर देखकर कहा, तुमने बिल्कुल सही समझा। मेरे अचानक यहाँ आने का खास प्रयोजन है। मेरी एक बहुत कीमती चीज तुम्हारे पास है। अग्निदेवी को जैसे ही मालूम हुआ कि उनका टूटे हुए लॉकेट का एक हिस्सा कलिंजर संस्थान में प्रकट हुआ था, तो वो तुरंत यहाँ आ गई। उनकी आंखों के सामने विराज खड़ा था, जो सिर्फ 9th ग्रेड मार्शियल आत्मा योद्धा था। फिर भी उसके साथ इतनी बड़ी बड़ी शक्तियों को खड़ा देखकर अग्निदेवी को आश्चर्य हो रहा था। फिर चाहे वो तलवार पूर्वज की तलवार मणि हो, या फिर राजमल प्रथम की छोड़ी गई छाप हो, या फिर संत अधिपति स्तर का योद्धा चीखता दानव ड्रैगन हो। वो सोचने लगी, ये तीन शक्तियां अगर किसी साधारण इंसान के हाथ लग जाए तो वो पूरे कैप्लर यूनिवर्स में हाहाकार मचा सकता है। लेकिन इतनी शक्तियों को धारण करके भी ये लड़का एकदम शांत खड़ा है। ये चीखता दानव ड्रैगन एक आत्मा का संबंध बनाने वाला जीव है। ऐसे में इस चीखता दानव ड्रैगन का उस्ताद क्या शक्तिशाली शख्सियत होगा। ये सब सोचते हुए अग्निदेवी वैधी भी हैरान हो रही थी। अग्निदेवी वैधी ने विराज के पीछे बनी राजमल प्रथम की परछाई को देखते हुए सोचा, अच्छी बात है कि मैं शुरू से ही अग्निदेवी खूनी लॉकेट को छीनने के हिसाब से नहीं आई थी। अग्निदेवी को लैप्टस सागर की गहराइयों में समाये हुए 300 साल हो चुके थे। इन 300 सालों में वो लैप्टस सागर की गहराइयों में बसे आकाशगंगा अकादमी में रह रही थी। राजमल्ल प्रथम भी आकाशगंगा अकादमी से ही संबंधित थे। ऐसे में अग्निदेवी वैधी को राजमल्ल प्रथम के बारे में न पता हो, ये संभव नहीं था। राजमल्ल प्रथम आकाशगंगा अकादमी के 4 प्रमुख परिवारों में से एक परिवार के सदस्य थे, जो संत अधिपति स्तर को हासिल करने के बाद दफन स्वर्ग की दलदल में चले गए थे, और तब से उनकी कोई खोजखबर नहीं थी। अगर राजमल्ल प्रथम के घरवालों को मालूम होता कि राजमल्ल प्रथम जीवित थे, तो वो किसी भी तरह राजमल्ल प्रथम को दफन स्वर्ग की दलदल से बाहर निकाल लेते। हाल ही में राजमल्ल प्रथम का क्लोन आकाशगंगा अकादमी वापस लौट आया था। इस घटना ने आकाशगंगा अकादमी में काफी हलचल पैदा की थी। हालांकि राजमल्ल प्रथम का क्लोन कैसे वहां तक पहुंच सका था, ये किसी को नहीं मालूम चला था। लेकिन अब अग्निदेवी वैधी विराज के सीने पर राजमल्ल प्रथम की छाप साफ देख पा रही थी। इस छाप को देखकर अग्निदेवी वैधी को समझ आ रहा था कि राजमल्ल प्रथम का क्लोन विराज के जरिए आकाशगंगा अकादमी पहुंचा था। ये समझकर तो अग्निदेवी वैधी और भी ज्यादा अचंभित रह गई और मन ही मन बोली, मतलब ये लड़का जो कि सिर्फ एक 9th ग्रेड मार्शियल योद्धा है, दफन स्वर्ग की दलदल जाकर वहां से बाहर भी निकल आया। मगर कैसे? आखिर ये लड़का है क्या, इसका पता लगाना पड़ेगा।
अग्निदेवी वैधी को समझ आ रहा था कि जब विराज दफन स्वर्ग की दलदल में गया होगा तो उसके सीने में मौजूद तलवार पूर्वज की तलवार मणि को देखकर राजमल प्रथम ने अपनी छाप विराज के सीने पर छोड़ दी होगी। तलवार पूर्वज तो दफन स्वर्ग की दलदल से निकलने में पहले ही कामयाब हो चुके थे, तो उनकी मदद से विराज दफन स्वर्ग की दलदल से बाहर निकलने में कामयाब रहा और विराज के साथ ही राजमल प्रथम का क्लोन भी दफन स्वर्ग की दलदल से बाहर निकल सका। अग्निदेवी वैधी तलवार पूर्वज और राजमल प्रथम दोनों का ही सम्मान करती थी। राजमल प्रथम तो एक तरह से उसके पूर्वज की तरह ही थे। ऐसे में वो इन दोनों संत स्तर के योद्धाओं को नाराज नहीं करना चाहती थी। चीखता दानव ड्रैगन की पृष्ठभूमि को वो नहीं समझ पा रही थी, लेकिन वो संत अधिपति स्तर का योद्धा था जिसका सामना करने की कोई इच्छा अग्निदेवी वैधी की नहीं थी। विराज को बिल्कुल भी नहीं मालूम था कि अग्निदेवी वैधी के दिमाग में क्या चल रहा था। उसने 2 कदम पीछे लिए और चौकन्नी निगाहों से अग्निदेवी वैधी को देखते हुए कहा, अग्निदेवी यहाँ पर अग्निदेवी खूनी लॉकेट के लिए हैं। मैंने सही कहा ना? विराज को समझ आ चुका था कि अग्निदेवी खूनी लॉकेट की कीमत अग्निदेवी वैधी के लिए बहुत ज्यादा थी। इस लॉकेट को लेने के लिए वो 300 सालों के बाद लैप्टस सागर की गहराइयों से बाहर निकल आई थी, जिससे पता चल रहा था कि इस लॉकेट में कितनी रहस्यमयी शक्तियां छिपी थी जो अग्निदेवी वैधी इस खूनी लॉकेट को पाने के लिए कुछ भी करने को तैयार हो जाती। जिसका मतलब ये था कि चाहे कुछ भी हो जाता अग्निदेवी वैधी आज इस लॉकेट को अपने साथ लेकर तो जरूर जाने वाली थी। विराज को सिस्टम से अग्निदेवी खूनी लॉकेट मिला था, जिसे पाने के लिए खुद अग्निदेवी वैधी विराज के सामने आ खड़ी हुई थी। तो क्या विराज वो लॉकेट अग्निदेवी वैधी को आराम से दे देगा या फिर दोनों के बीच कोई घमासान युद्ध होने वाला था? विराज को सिस्टम से अग्निदेवी वैधी का खूनी लॉकेट मिला था। जैसे ही विराज के हाथों में वो खूनी लॉकेट आया, वैसे ही अग्निदेवी वैधी को इस लॉकेट के बारे में पता चल गया और वो अपने लॉकेट के उस टुकड़े को लेने के लिए विराज के सामने आ चुकी थी। अग्निदेवी वैधी को अपने सामने देखकर विराज सकपका गया और समझ गया कि अग्निदेवी वैधी बिना खूनी लॉकेट को लिए वापस नहीं लौटने वाली थी। वो अंदर ही अंदर अग्निदेवी के प्रति चौकन्ना हो गया। उसे नहीं मालूम था कि अग्निदेवी वहां उस पर हमला करके वो खूनी लॉकेट छीनने आई थी या फिर आराम से बातचीत करके खूनी लॉकेट लेने आई थी। विराज के सवाल पर अग्निदेवी वैधी ने जवाब दिया, निश्चित ही मैं अग्निदेवी खूनी लॉकेट के लिए आई हूँ। अग्निदेवी वैधी को समझ आ रहा था कि विराज की पृष्ठभूमि साधारण नहीं थी, इसलिए वो विराज को बराबरी का दर्जा दे रही थी। विराज ने अग्निदेवी वैधी की तरफ देखा और फिर कुछ देर सोचकर कहा, मैं आपको अग्निदेवी खूनी लॉकेट दे सकता हूँ। विराज को अच्छे से मालूम था कि अग्निदेवी वैधी बिना उस खूनी लॉकेट को लिए यहाँ से जाने वाली नहीं थी। ऐसे में भले ही उसके पास शक्तिशाली संरक्षण था, फिर भी वो संत अधिपति स्तर की महान अग्निदेवी वैधी से दुश्मनी नहीं करना चाहता था। इसीलिए वो उस खूनी लॉकेट को अग्निदेवी वैधी को देने के लिए तैयार हो गया। लेकिन वो मुफ्त में खूनी लॉकेट देने के मूड में तो कतई नहीं था। वो जानता था कि अग्निदेवी वैधी खूनी लॉकेट के बदले उसे अच्छा इनाम दे सकती थी। विराज की बात सुनकर अग्निदेवी वैधी ने राहत की सांस ली। अग्निदेवी खूनी लॉकेट अग्निदेवी प्रजाति के महान पूर्वज के खून की बूंद से बना था। इससे उस खूनी लॉकेट के अंदर मौजूद ऊर्जा अग्निदेवी वैधी के बहुत काम की थी। उस खूनी लॉकेट की मदद से अग्निदेवी वैधी कम समय में ही संत अधिपति स्तर से ऊपर चली जाती, यानी वो संत अधिपति योद्धा से भी ज्यादा शक्तिशाली योद्धा बन जाती। लेकिन एक बात अग्निदेवी वैधी को भी समझ आ रही थी कि विराज इतनी आसानी से खूनी लॉकेट उसके हवाले तो करना से रहा था। भले ही वो कह रहा था कि वो खूनी लॉकेट देने को तैयार था।
हालांकि अब अग्निदेवी इस बात से निश्चित थी कि बातचीत से इस मामले को सुलझाया जा सकता था और उसे राजमल्ल प्रथम से टकराने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। अग्निदेवी वैधी ने बिना समय गंवाए विराज से सीधा कहा, अपनी शर्त रखो। मैं जानती हूं बिना कुछ बदले में मांगे तो तुम खूनी लॉकेट को मेरे हवाले नहीं करोगे। अग्निदेवी वैधी सीधे विराज के दिल की बात कर देगी, इस बात की उम्मीद विराज ने बिल्कुल भी नहीं की थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो अग्निदेवी वैधी से खूनी लॉकेट के बदले अपनी मनपसंद चीज कैसे मांगे, लेकिन अब अग्निदेवी वैधी ने विराज का काम आसान कर दिया था। विराज सोचने लगा, बड़े लोगों की यही खासियत होती है, उन्हें कहने की जरूरत नहीं पड़ती। कुछ देर सोचने के बाद विराज ने थोड़ा हिचकिचाते हुए कहा, मैंने सुना है कि अग्निदेवी प्रजाति के लोग आध्यात्मिक जड़ी बूटी तूफानी रूह बूटी पैदा करते हैं। तूफानी रूह बूटी आत्मा की शक्ति को नए स्तरों तक ले जाने में सक्षम होती है। अग्निदेवी प्रजाति के लोग तूफानी रूह गोली बनाने के लिए तूफानी रूह बूटी का उपयोग करते हैं और अपनी किसी विशेष विधि से तूफानी रूह बूटी बनाते हैं। विराज की बात सुनकर अग्निदेवी वैधी ने अपना सिर सहमति में हिलाते हुए कहा, हाँ, तुमने बिल्कुल सही सुना है। तूफानी रूह बूटी अग्निदेवी प्रजाति की एक विशेष जड़ी बूटी है। इस अमर जड़ी बूटी को केवल वही लोग बना सकते हैं जो निर्वाण ज्वाला पैदा करने में सक्षम होते हैं। निर्वाण ज्वाला का इस तूफानी रूह बूटी बनाने में विशेष योगदान है। विराज की मांग सुनकर अग्निदेवी वैधी को थोड़ा हैरानी हुई। उन्हें लगा था कि विराज उनसे कोई शक्तिशाली मार्शियल तकनीक, स्किल, टॉप ग्रेड एनर्जी स्टोन या फिर कोई दैवीय शक्ति से ओतप्रोत शक्तिशाली हथियार मांगेगा, लेकिन ये सब न मांगकर विराज उनसे तूफानी रूह बूटी मांगेगा, इसकी उम्मीद तो उन्होंने बिल्कुल नहीं की थी। तूफानी रूह बूटी को पैदा करना कोई आसान काम नहीं होता था। अग्निदेवी प्रजाति के भी बहुत कम लोग ही तूफानी रूह बूटी को पैदा कर पाते थे। ये तूफानी रूह बूटी भी अग्निदेवी प्रजाति के अंदर ही खप जाती थी। अग्निदेवी प्रजाति के अंदर भी तूफानी रूह बूटी को हासिल करने में अग्निदेवी प्रजाति के ही योद्धाओं को जमीन आसमान एक करने पड़ जाते थे। ऐसे में किसी को तूफानी रूह बूटी देने का मतलब था मानो आप अपने दिल का टुकड़ा निकालकर किसी और को दे रहे हो। लेकिन अग्निदेवी वैधी को अपनी मार्शियल क्षमता बढ़ाने के लिए खूनी लॉकेट की सख्त जरूरत थी। ऐसे में भले ही तूफानी रूह बूटी को देने में उन्हें कितना भी दर्द क्यों न हो, वो इसके बदले खूनी लॉकेट तो लेकर ही रहती। उनके पास इसके अलावा कोई और चारा नहीं था। विराज ने अग्निदेवी वैधी के भावों को देखा और वो समझ गया कि अग्निदेवी वैधी उसे तूफानी रूह बूटी देने के लिए मन ही मन तैयार हो रही थी। उसने अग्निदेवी वैधी को देखकर कहा, मुझे 50 तूफानी रूह बूटी चाहिए। विराज ने अपनी मांग रख तो दी थी, लेकिन एक एक तूफानी रूह बूटी को पाना कितना मुश्किल काम था ये वो अच्छे से जानता था और ये भी जानता था कि वैधी जैसे स्वर्ग के गर्व योद्धा के लिए इतनी बड़ी संख्या में तूफानी रूह बूटी का होना जरूरी नहीं था। फिर भी उसका अंदाजा था कि अग्निदेवी वैधी का दर्जा क्योंकि एक अलग ही स्तर पर था तो उनके पास 100 के आसपास तूफानी रूह बूटी तो हो ही सकती थी, जिसमें से 50 तूफानी रूह बूटी बहुत जोर पड़ने के बावजूद वो विराज को दे सकती थी। विराज ने बहुत सोच समझकर 50 तूफानी रूह बूटी मांगी थी। उसने उतना ही मांगा था जितना अग्निदेवी वैधी अपने दिल पर पत्थर रखकर उसके मुताबिक उसे दे सकती थी। विराज की मांग सुनते ही अग्निदेवी वैधी के क्रोध का पारा चढ़ उठा। उनका मन हुआ कि विराज पर हमला करके यही उसका कामतमाम कर दे और फिर बिना कुछ दिए ही अपना खूनी लॉकेट लेकर वहां से चली जाएं। लेकिन जितना तेज उन्हें गुस्सा आया था, उतनी ही तेजी से उन्होंने अपने गुस्से को दबा भी लिया। उन्हें समझ आ चुका था कि विराज ने बहुत सोच समझकर खूनी लॉकेट की कीमत लगाई थी। अपने दिल पर पत्थर रखकर अग्निदेवी वैधी ने अपनी एक यूनिवर्स रिंग को बाहर निकाल लिया।
न चाहते हुए भी अग्निदेवी वैधी को विराज की बात माननी पड़ी। अग्निदेवी वैधी अपनी मार्शियल क्षमता के बेहद नाजुक दौर से गुजर रही थी, जहां पर उन्हें इस खूनी लॉकेट की सख्त दरकार थी। इसलिए वो विराज की मांग के सामने खुद को लाचार महसूस कर रही थी। इस लॉकेट की तुलना में वो तूफानी रूह गोली को ज्यादा महत्व नहीं दे सकती थी। तूफानी रूह गोली बनाने के लिए जो सबसे पहली शर्त थी वो थी निर्वाण ज्वाला, जो कि सिर्फ अग्निदेवी प्रजाति के पास ही होती थी। इसके साथ ही तूफानी रूह गोली बनाने का फॉर्मूला भी सिर्फ अग्निदेवी प्रजाति के पास ही था। हालांकि अग्निदेवी वैधी को इस बात का डर नहीं था कि विराज को तूफानी रूह गोली बनाने का फॉर्मूला देने पर उस फॉर्मूले के बाहर लीक होने का खतरा था, क्योंकि अग्निदेवी वैधी प्रजाति के अलावा कोई और तूफानी रूह गोली बना ही नहीं सकता था, भले ही वो फॉर्मूला भी उसके पास क्यों न हो। बड़े भारी मन से अग्निदेवी वैधी ने यूनिवर्स रिंग को विराज की ओर बढ़ाते हुए कहा, इस यूनिवर्स रिंग में 50 तूफानी रूह बूटी जैसा कि तुमने मांगा था। इसके अलावा कुछ और चीजें भी हैं जो तुम्हारे काम आ सकती है। तुम भाग्यशाली हो जो इतनी कीमती चीज तुम्हें मिल रही है, इनका सावधानी से उपयोग करना। ऐसा कहकर उदास और लाचारी के साथ अग्निदेवी वैधी ने यूनिवर्स रिंग को विराज को दे दिया। अग्निदेवी वैधी ने जो अतिरिक्त चीजें विराज को दी थी उनका मूल्य कोई खास नहीं था, वो तो बस ऐसे ही उन्होंने विराज को दे दी थी। हालांकि उन सभी चीजों का मूल्य एक तूफानी रूह बूटी के बराबर भी नहीं ठहरता। यूनिवर्स रिंग को लेते ही विराज के चेहरे पर खुशी जगमगाने लगी। उसने अग्निदेवी वैधी से कहा, मुझे मालूम है कि मैंने थोड़ी भारी कीमत आपसे ली है, इसके लिए माफी चाहूंगा। विराज अंदर ही अंदर बहुत ही ज्यादा खुश था। वो इन 50 तूफानी रूह बूटी की बदौलत अपनी आत्मा की शक्ति को दैवीय स्तर तक ले जा सकता था। इसके साथ ही वो दानव भक्षण कला पुस्तक में लिखी कुछ गुप्त आत्मा तकनीकों का भी उपयोग इन तूफानी रूह बूटी की मदद से कर सकता था। तूफानी रूह बूटी की मदद से अब वो ऐसी आत्मा की गुप्त तकनीकों का भी उपयोग कर सकता था जो आत्मा की शक्ति को जरूरत से ज्यादा ही चूस लेती थी, जिससे लड़के की क्षमता कुछ समय के लिए बहुत ही ज्यादा घट जाती थी। अग्निदेवी वैधी से तूफानी रूह बूटी मिलते ही उसने तुरंत अपनी यूनिवर्स रिंग से अग्निदेवी खूनी लॉकेट निकालकर अग्निदेवी वैधी को दे दिया। अग्निदेवी खूनी लॉकेट विराज के लिए कोई बहुत ज्यादा उपयोगी नहीं था। खूनी लॉकेट में अग्निदेवी प्रजाति के ही एक महान पूर्वज की खून की बूंदें मिली थी। ऐसे में बिना अग्निदेवी प्रजाति के रक्त संबंध के वो खूनी लॉकेट ज्यादा काम का नहीं था। अगर विराज बाकी के 3 टुकड़ों को इकट्ठा भी कर लेता तो ज्यादा से ज्यादा उस लॉकेट का उपयोग शक्तिशाली हथियार के रूप में ही कर पाता। शक्तिशाली हथियार के रूप में उसके पास पहले से ही सम्राट समर सिंह की अधूरी तलवार थी, इसलिए उसे इस खूनी लॉकेट से बहुत कुछ हासिल नहीं होने वाला था। अग्निदेवी खूनी लॉकेट को अपने हाथ में लेते ही अग्निदेवी वैधी के चेहरे के भाव बहुत तेजी से बदल गए। उस खूनी लॉकेट को हाथ में लेते ही उससे निकलने वाली आभा के साथ अग्निदेवी वैधी का तुरंत रक्त संबंध कायम हो गया। ऐसा होते ही एक प्यारी सी पवित्र मुस्कुराहट अग्निदेवी वैधी के चेहरे पर प्रकट हो गई। अग्निदेवी के उस रूप को देखकर विराज हतप्रभ रह गया। अग्निदेवी वैधी एक महान योद्धा थी, जिनकी शक्ति से पूरा कैप्लर यूनिवर्स कांपता था। इसके साथ ही अग्निदेवी वैधी के शरीर में न जाने कितने स्वर्ग के गर्व समाये हुए थे, ये देखकर विराज के आश्चर्य का ठिकाना नहीं रहा। अग्निदेवी की एकदम निर्मल मुस्कुराहट को देखकर विराज के चेहरे पर भी अग्निदेवी वैधी को लेकर बहुत ही सकारात्मक भाव उभरने लगे। इतनी महान योद्धा होने के बावजूद अग्निदेवी वैधी के चेहरे की वो मासूमियत देखकर विराज समझ रहा था कि अग्निदेवी वैधी एक महान योद्धा होने के साथ साथ एक महान इंसान भी थी। इस वजह से उसके मन में अग्निदेवी वैधी के लिए बहुत ज्यादा इज्जत उमड़ने लगी, जो उसके चेहरे पर भी साफ साफ दिखने लगी।
विराज के भावों को देखकर अग्निदेवी वैधी के मन में विराज को लेकर अच्छे भाव पैदा होने लगे। तूफानी रूह बूटी को देने की वजह से उनके मन में विराज के प्रति जो गुस्सा पनपा था वो विराज के चेहरे के भावों को देखकर तिरोहित हो गया। उन्हें अब विराज पर बिल्कुल भी गुस्सा नहीं आ रहा था। इसके साथ ही वो खूनी लॉकेट को पाकर बहुत ज्यादा खुश हो गई थी। उन्होंने विराज की ओर देखकर कहा, विराज तुम एक पवित्र आत्मा हो, इसलिए मैं तुम्हें एक काम की बात बताना चाहती हूँ। इसके बिना ये तूफानी रूह बूटी का तुम कोई उपयोग नहीं कर पाओगे। अग्निदेवी वैधी की बात सुनकर विराज की आंखें फैल गई कि आखिर अग्निदेवी वैधी उसे क्या राज की बात बताने वाली थी। विराज ने अग्निदेवी वैधी से 50 तूफानी रूह बूटी हासिल कर ली थी, लेकिन अग्निदेवी वैधी के मुताबिक विराज उनका उपयोग नहीं कर सकता था जब तक कि अग्निदेवी वैधी तूफानी रूह बूटी का उपयोग करने का उपाय उसे नहीं बता देती। तो आखिर क्या था वो उपाय? विराज को चंद्रवंशी परिवार के विद्रोहियों को मारने पर सिस्टम की तरफ से अग्निदेवी खूनी लॉकेट मिला था, जिसे लेने के लिए खुद अग्निदेवी वैधी विराज के सामने आकर खड़ी हो गई थी। विराज ने वो खूनी लॉकेट अग्निदेवी वैधी को दे दिया और बदले में 50 तूफानी रूह बूटी हासिल की। अग्निदेवी वैधी ने बड़े भारी मन से विराज को 50 तूफानी रूह बूटी दे दी। हालांकि धीरे धीरे विराज के प्रति उनकी नाराजगी और गुस्सा कम होने लगा था। 50 तूफानी रूह बूटी देने के बाद अग्निदेवी वैधी ने विराज से कहा, तूफानी रूह बूटी के अनंत लाभकारी प्रभाव है। तूफानी रूह बूटी को उपयोग करने का सबसे अच्छा तरीका यह है कि इसका परिशोधन करके तूफानी रूह गोली बना लो और फिर उस तूफानी रूह गोली का उपभोग करो। तूफानी रूह बूटी को अग्निदेवी प्रजाति के लोग ही परिशोधित कर सकते हैं। इसलिए मैं तुम्हें एक खास बात बताती हूँ। अगर तुम तूफानी रूह बूटी को परिशोधित करना चाहते हो तो मेरी पेंटिंग लेकर गोली घाटी चले जाना। वहां जाकर ज्येष्ठ गौतमी अंबर की खोज करना और उनसे तूफानी रूह बूटी का परिशोधन करने के लिए मदद मांगना। अग्निदेवी वैधी ने विराज को तूफानी रूह बूटी का परिशोधन करने का उपाय बताकर उसकी काफी मदद की थी। हालांकि उन्हें विराज की मदद करने की कोई जरूरत नहीं थी, फिर भी उन्होंने विराज की मदद की क्योंकि कहीं न कहीं वो भी विराज के साथ अपने संबंधों को बेहतर ही करना चाह रही थी। एक बहुत कम आयु का लड़का जिसकी रक्षा के लिए तलवार पूर्वज राजमल्ल प्रथम और चारकोल जैसे संत स्तर के योद्धा खड़े हो, उस लड़के की भविष्य में ऊंचा मुकाम ऊंचे की प्रबल संभावना थी। अग्निदेवी वैधी को ये भी लग रहा था कि राजमल्ल प्रथम से संबंधित होने के कारण विराज जल्दी ही आकाशगंगा अकादमी भी आएगा ही। इस तरह अभी से विराज पर एहसान करके भविष्य में विराज के साथ मधुर संबंधों के बीज अग्निदेवी वैधी ने बो दिए थे। अग्निदेवी वैधी की बात सुनकर विराज ने अपना सिर हिलाते हुए कहा, मुझे इस बारे में बताने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। ये अनुज सदैव आपका आभारी रहेगा। विराज के हाथ में जैसे ही तूफानी रूह बूटी आई थी वो इन्हें परिशोधित करने के तरीकों पर विचार करना शुरू कर चुका था। तूफानी रूह बूटी को अधूरी तैयारी के साथ परिशोधित करने से इतनी दुर्लभ और कीमती बूटी का व्यय मूर्खता ही होती। वो सोच ही रहा था कि बाहर निकलकर किसी ऐसे इंसान की खोज करेगा जो तूफानी रूह बूटी को परिशोधित कर सके। लेकिन अब अग्निदेवी वैधी ने खुद ही विराज को ऐसे एक इंसान के बारे में बता दिया था। इससे विराज का काम काफी आसान हो गया था। विराज को तूफानी रूह बूटी के परिशोधन करने के तरीके को बताकर अग्निदेवी वैधी वहां से चली गई। वहां से जाने के बाद अग्निदेवी वैधी एक सुनसान जगह पर चली गई ताकि वहां कुछ समय एकांतवास में साधना करके अग्निदेवी खूनी लॉकेट की सभी शक्तियों को सोख सके। इन शक्तियों को सोखने के बाद अग्निदेवी वैधी संत अधिपति के स्तर को भी पार कर जाने वाली थी। दूसरी ओर अग्निदेवी वैधी के जाने के बाद विराज वापस गोली संस्थान चला गया। विराज को मालूम था कि विकास दिव्यकीर्ति का संबंध गोली घाटी से था।
एक बार विकास दिव्यकीर्ति ने विराज को गोली घाटी में दाखिला लेने के लिए भी कहा था, हालांकि उसने मना कर दिया था। पर्वतों से संस्थान की ओर जाने वाली पगडंडियों पर चलते हुए विराज सोचने लगा, मुझे अकेले गोली घाटी नहीं जाना चाहिए। मुझे ज्येष्ठ विकास दिव्यकीर्ति को अपने साथ चलने का आग्रह करना चाहिए। ज्येष्ठ गोली घाटी के ही सदस्य है। गोली घाटी अल्केमिस्ट के लिए एक पवित्र जगह है। वहां पर ज्येष्ठ के साथ जाकर गौतमी अंबर की खोज करना सही रहेगा। ज्येष्ठ को तो पता भी होगा कि ये गौतमी अंबर कौन है। मैं अगर अकेला गया तो गौतमी अंबर को ढूंढ पाना एक कठिन पहेली की तरह हो जाएगा। विराज गोली घाटी विकास दिव्यकीर्ति को साथ लेकर जाने की योजना बना रहा था। विकास दिव्यकीर्ति के उसके साथ होने पर विराज को गोली घाटी के अंदर कोई दिक्कत नहीं आती। विराज को पूरा यकीन था कि जैसे अग्निदेवी वैद्य ने बताया था कि उनकी पेंटिंग को दिखाने पर गौतमी अंबर उसकी मदद करने को तैयार हो जाएंगी। पर्वतों को छोड़कर विराज गोली संस्थान के अंदर आ चुका था। यहां आकर उसने वैभव चंद्रवंशी को संस्थान के अंदर रहकर ही कुछ दिन अभ्यास करने का कार्य दे दिया। वैभव को कार्य सौंपने के बाद विराज सीधे विकास दिव्यकीर्ति के घर चला गया। विकास दिव्यकीर्ति अपने घर के एक कमरे में बैठकर कुछ खास किस्म की गोलियां तैयार कर रहे थे। विराज जब वहां पहुंचा तो विकास दिव्यकीर्ति ने विराज को देखकर कहा, अरे विराज, कैसे हो? सुना है चंद्रवंशी परिवार में काफी हंगामा मचा था। 9th ग्रेड मार्शियल आत्मा योद्धा। लगता है वहां पर काफी कुछ अर्जित किया है तुमने। विकास दिव्यकीर्ति की बात पर विराज ने मुस्कुराकर रहा, हाँ, लेकिन अब शांति स्थापित हो चुकी है। इस पर विकास दिव्यकीर्ति ने कहा, बहुत खूब। वैसे बर्फ गुफा में क्या कर रहे थे? विराज ने जवाब दिया, एकांतवास में रहकर साधना कर रहा था। विकास दिव्यकीर्ति ने मुस्कुराकर कहा, अच्छी बात है। लेकिन मुझे सूचना मिली है कि बर्फ गुफा के बाहर संत अधिपति स्तर की शक्ति के आने के संकेत मिले हैं, और देखो तुम भी उसी समय वहीं मौजूद थे। विकास दिव्यकीर्ति का सूचना तंत्र काफी मजबूत था। विराज ने जवाब दिया, दरअसल मेरे पास 50 तूफानी रूह बूटी है और मुझे तूफानी रूह बूटी को परिशोधित करने के लिए गोली घाटी जाने की जरूरत है। इसके लिए मुझे गोली घाटी जाकर ज्येष्ठ गौतमी अंबर की मदद चाहिए। विराज की बात सुनकर विकास दिव्यकीर्ति ने विराज को गहरी नजरों से देखा। उन्हें यकीन नहीं हो रहा था कि विराज के पास 50 तूफानी रूह बूटी थी। सिर्फ एक तूफानी रूह बूटी का इंतजाम करने में अल्केमिस्ट के पसीने छूट जाते थे, और यहाँ उसके पास 50 तूफानी रूह बूटी थी। उन्होंने विराज की आंखों में आंखें डालकर कहा, विराज सच बताओ, आखिर क्या चल रहा है? क्या संत अधिपति स्तर की उस शक्ति, जो अभी कुछ समय पहले ही संस्थान के अंदर थी, ने तुम्हें ये दुर्लभ तूफानी रूह बूटी दी है? विकास दिव्यकीर्ति के अंदर उठी शंका को समझकर विराज ने जवाब दिया, गुरुदेव, दरअसल चंद्रवंशी परिवार की यात्रा पर मुझे कुछ अनमोल चीजें मिली थी। मैंने उस अनमोल चीजों के बदले उस शक्ति से ये 50 तूफानी रूह बूटी हासिल की है जो यहाँ संस्थान में आई थी। विराज की बात सुनकर विकास दिव्यकीर्ति समझ गए कि विराज सारी बात नहीं बताना चाहता था, इसलिए उन्होंने बातों को ज्यादा खोदने की कोशिश नहीं की। उन्होंने विराज से कहा, सच में तुम्हारा भाग्य कहूं या क्षमता, तुम बेमिसाल हो। इतनी कम आयु में इतनी बड़ी शक्तियों से सौदा कर पा रहे हो, नहीं तो इतनी बड़ी शक्तियों से सौदा करने की कोशिश करने पर भी प्राणों का संकट खड़ा हो जाता है। खैर, तो तुम चाहते हो कि मैं तुम्हारे साथ गोली संस्थान चलूं और ज्येष्ठ गौतमी अंबर से तुम्हारी मुलाकात करवाऊं। गौतमी अंबर का पूरा नाम अग्निदेवी गौतमी अंबर था। वो अग्निदेवी प्रजाति की एक अल्केमिस्ट थी। वो गोली घाटी के पुराने पंचप्ती के समय की एक महान अल्केमिस्ट थी।
उनके गोली घाटी के पुराने पंचप्ती से खराब संबंध थे। इसी कारण से पुराने पंचप्ती ने गौतमी अंबर को गोली घाटी आने और पंचप्रमुख बनने का आमंत्रण दिया था। अग्निदेवी प्रजाति के लोगों का जीवन बहुत लंबा होता था। गोली घाटी के पुराने पंचप्ती के जीवन का जब अंत समय आया तो उन्होंने गोली घाटी के पंचप्ती पद से इस्तीफा दे दिया। वो मृत्यु एकांतवास में चले गए ताकि एकांतवास में रहकर संत अधिपति स्तर तक पहुंच सके। अगर वो संत अधिपति स्तर तक पहुंच जाते तो उनकी जिंदगी 1000 सालों के लिए और बढ़ जाती। नहीं तो वो राख का ढेर बनकर दुनिया से अलविदा कह देते। अब विराज विकास दिव्यकीर्ति के पास आया था कि गोली घाटी जाकर गौतमी अंबर से मिले और उनसे तूफानी रूह बूटी को परिशोधित करने का आग्रह करें, तो विकास दिव्यकीर्ति ऐसे अवसर को अपने हाथ से कैसे जाने दे सकते थे। उनके लिए तो ये गोली घाटी में वापस जाने का निसंदेह एक शानदार अवसर था। इसके साथ ही वो इस अवसर का उपयोग विराज को मनाने में भी कर सकते थे ताकि विराज गोली घाटी की सदस्यता स्वीकार करने के लिए तैयार हो जाएं। विराज जो गोली बनाने की विधा में महारथी था, वो आगे चलकर गोली बनाने की विधा का धुरंधर बन सके, यही विकास दिव्यकीर्ति चाहते थे। गोली घाटी में वो विराज को दिखा सकते थे कि अल्केमिस्ट का दर्जा असल में कितना ऊंचा होता था, ताकि विराज का ध्यान गोली बनाने पर चला जाए और वो मार्शियल तकनीक से ज्यादा गोली तकनीक सीखने पर ध्यान केंद्रित करे, नहीं तो ऐसे कमाल की प्रतिभा बेकार चली जाती। विराज ने विकास दिव्यकीर्ति को सारी बातें बताई थी, लेकिन अग्निदेवी वैधी का जिक्र नहीं किया था। हालांकि विकास दिव्यकीर्ति ने भी ज्यादा गहराई में उतरकर विराज से सवाल नहीं दागे थे। विकास दिव्यकीर्ति ने विराज से कहा, ठीक है, मैं तुम्हारे साथ चलूंगा। ये सुनते ही विराज के चेहरे पर मुस्कान खिल उठी। 3 दिन बाद विराज और विकास दिव्यकीर्ति गोली घाटी के बाहर खड़े थे। 3 दिन पहले विकास दिव्यकीर्ति विराज को लेकर गोली संस्थान की एक बेहद गुप्त जगह पर गए। वहां जाने पर विराज को मालूम चला कि गोली संस्थान के अंदर अपना एक खुद का टेलीपोर्ट रचनाकार था। ये जानकर विराज के आश्चर्य का ठिकाना नहीं रहा। उस टेलीपोर्ट रचनाकार से होकर वो दोनों गोली घाटी के समीप बसे गोली नगर पहुंच गए थे। गोली नगर में विराज और विकास दिव्यकीर्ति 3 दिन रहे। 3 दिन रहकर वो गोली नगर में बने टेलीपोर्ट रचनाकार के द्वार खुलने का इंतजार करते रहे। जैसे ही टेलीपोर्ट रचनाकार के द्वार खुले तो विकास दिव्यकीर्ति गोली घाटी के विशेष टोकन की मदद से तुरंत विराज को लेकर गोली नगर से गोली घाटी आ गए। विराज इस बात से खुश था कि विकास दिव्यकीर्ति की मदद से वो बहुत कम समय में गोली घाटी पहुंच गया था, नहीं तो लोगों को गोली घाटी में जाने के लिए लंबे समय तक इंतजार करना पड़ता था। गोली घाटी पहुंचने के बाद विराज ने गोली घाटी को ध्यान से देखने के बाद उत्सुकता के साथ विकास दिव्यकीर्ति से पूछा, ज्येष्ठ, तो ये है गोली घाटी? ऐसा कहते हुए विराज के अंदर उत्सुकता का समंदर उमड़ने लगा। गोली घाटी के नाम में भले ही घाटी शब्द जुड़ता था, लेकिन गोली घाटी घाटी में नहीं थी। ये देखकर ही विराज को काफी आश्चर्य हुआ, क्योंकि गोली घाटी का नाम सुनकर ही उसे लगता था कि जरूर गोली घाटी किसी बड़ी घाटी में मौजूद होगी। गोली घाटी एक बहुत बड़े मैदान पर बसी थी। दूर दूर तक मैदान का साम्राज्य ही था। विराज ने देखा कि गोली घाटी के अंदर बड़ी संख्या में इमारतें बनी थी। इमारतों के सामने पक्की व चौड़ी सड़कें। इमारतों में कुछ इमारतें तो बहुत बड़ी थी। गोली घाटी को देखकर ही पता लग रहा था कि इसे काफी सुनियोजित तरीके से बसाया गया था। गोली घाटी में 5 विशालकाय चौराहे थे। ये 5 विशालकाय चौराहे गोली घाटी के सबसे महत्वपूर्ण और भीड़भाड़ वाले क्षेत्र थे। हर चौराहे पर अल्केमिस्ट भट्टी रखी थी और कितने ही अल्केमिस्ट पद्मासन लगाकर उन भट्टियों में गोलियां बना रहे थे।
पूरी गोली घाटी के अनगिनत अल्केमिस्ट भट्टी से निकलने वाले धुएं की वजह से गोली घाटी के आसमान में बादल 7 रंगों में चमक रहे थे। वहां चारों ओर शक्तिशाली आध्यात्मिक ऊर्जा बह रही थी, जिससे विराज का ध्यान भी उस ओर चला गया। विराज गोली घाटी आ चुका था, जो अपने आप में बिल्कुल एक नई दुनिया ही थी। विराज तो मानो इस नई दुनिया में खोसा गया था। तो क्या विराज गौतमी अंबर तक पहुंच पाएगा? और क्या गौतमी अंबर विराज की मदद करने के लिए तैयार होगी? क्या गोली घाटी आने की वजह से विकास दिव्यकीर्ति के जीवन के किसी बड़े राज से पर्दा हटने वाला था?